अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ईद बहुत ही खूबसूरत गुजरी होगी और बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा हन्नान। लेकिन ये ईद काफ़ी मुख्तलिफ रही, जो बिल्कुल। ज़्यादातर हमारी ईदें गुजरी हैं इन द पास्ट, उससे बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए बस हम खुश हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं और आप लोगों के साथ हमें मौका मिल रहा है एक दफ़ा फिर बातचीत करने का। एंड द गुड थिंग इज के एनसीओसी के मुताबिक केसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं दिन ब दिन कोविड के, क्योंकि ये जो लॉकडाउन पिछले दिनों लगाया गया है इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जहां पे दिन ब दिन इतने केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, अब तादाद भी कम हुई है और वैक्सीनेशंस की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने, मेरा ख्याल है हनान, ईद ना सो के गुजारी है। हाँ, और पिक्चर्स बहुत जरूरी होती है ईद पर, तो अच्छी बात है कि पिक्चर्स खींचने का मौका भी मिल गया और बहुत सारे लोगों को अपनी नींद पूरी करने और इस दफा तो मर्द हजरात भी घरों के अंदर पिक्चर्स खींचते हुए दिखाई दिए। मतलब जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो पिक्चर्स ईद की फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की लग रही थी, वो ज्यादातर लोगों ने घरों के अंदर बनाई थी। तो ये एक अच्छी चीज भी थी कि अपने प्यारों के संग ईद तो मनाई, लेकिन इसके साथ साथ एसओपीज का ख्याल भी रखा और तो अपना भी ख्याल रखा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखा। लेकिन आज हनान आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस जो हैं, ऑफिस आज से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें वेदर के बारे में, वेदर तो जनाब लाजमी है ना, वो अब आप बताएं कि आज शहर फैसलाबाद का वेदर रहेगा कैसा? मैं बता देती हूँ। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 41 डिग्रीज सेल्सियस रहेगा और अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो 24 डिग्रीज रहेगा। हनान, मौसम जो है यकीनन काफी गर्मी की तरफ आ गया है। बारिश के चांसेस सिर्फ 10% हैं और आमतौर पर शाम को आपने नोटिस किया होगा हनान की काफी हवा चलने लग जाती है, काफी जो है ना मौसम बेहतर है, कूल ब्रीज जो है। और अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत है कि रमजान का महीना जो स्पेशली था उसके अंदर वो काफी ज्यादा होते रहे, ईद के मौके पर भी होते रहे, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन अब मैंने कुछ दिन से नोट किया है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलें, कोई बात नहीं, आज 10% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। ये तो रहे मौसम की सूरत हाल। हनान, अब आज मेरे ख्याल है अब चलना चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए और आगे इस तरह से बढ़ाएंगे जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पिछले दिनों गंदम की कटाई जो है वो शहर फैसलाबाद बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर की गई है। और क्या सूरत हाल रहेगी इस साल गंदम की कटाई के हवाले से जानते हैं कि क्या पैदावार इस साल रही, क्या इस दफा भी बाहर से गंदम को इंपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, या जो पैदावार हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुई वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी होगी। तो इस मौजू पे आज हमने ख़ास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर जवेद अहमद साहब मौजूद होंगे, जो कि डायरेक्टर हैं शोबा गंदम और यूब रिसर्च फैसलाबाद के, और उनके साथ साथ हमारे बहुत ही सीनियर और मजे हुए रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद होंगे। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं अब्दुल शो के अंदर। पहले डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, ओवरऑल एवरेज क्या रही ये साल? गंदम के किसानों के लिए बेहतर रहा, नुकसान में रहा? पैदावार की क्या सूरत हाल है? क्या इस दफा भी इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से गंदम को? थैंक यू। बात यह है कि इस दफा हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हासिल की है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इस दफा 20.9 मिलियन टन जो है हमें पैदावार मिली है इस साल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एरिया भी बढ़ा था, इसके साथ साथ पैदावार में भी इजाफा हुआ है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस साल इंशाअल्लाह ना सिर्फ हम अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे बल्कि जो हमारे रिजर्व स्टॉक्स कम हुए थे वो भी पूरे हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमें व्हीट इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है नान, बिकॉज पिछले सालों में जो हमें फेस करना पड़े वो ना करना पड़े। अब्दुल रहमान की तरफ चलते हैं, पूछते हैं इन्हीं सूरत हाल के हवाले से कि कब तक जो है गंदम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी और कोई क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं? जैसे कि उन्होंने भी कहा कि इस साल कोई शॉर्टेज के चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये बदल सकती है बात? थैंक यू फातिमा। देखें, ये एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है पाकिस्तान में कि यहाँ पर गंदम हमेशा वाफर मकदार में पैदा होती है। इस बार चले रिकॉर्ड लग गया, लेकिन पिछले कुछ बरसों में भी गंदम इतनी कम पैदा नहीं हुई जितना ज़्यादा यहाँ पर जो माफियाज की वजह से या जितनी गंदम स्मगल की वजह से यहाँ पर जो मसाइल पैदा होते हैं। देखें, जो अफगानिस्तान में गंदम पैदा नहीं होती वो सारी की सारी तकरीबन यहाँ से जाती है और वो स्मगल होके जाती है। अगर तो मुल्की सतह पर जाए तो हम अपने वसाइल देखते हुए उधर भेजें, टैक्सेशन भी हो, लेकिन ये स्मगल होके जाती है मिडिल ईस्ट तक, कई ममालिक को जो जाती है यहाँ पर गंदम स्मगल होकर फिर जो डॉलर की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं उसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं या जो
इस कारोबार से वाबस्ता हैं उनको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर गंदम तो है, लेकिन इस गंदम को आम सार्फिन तक कैसे पहुँचाना। देखें, हुकूमत तो जितनी उसको ज़रूरत होगी वो ख़रीदारी कर लेगी, लेकिन फिर वही मसला हो जाता है कि 3-4 माह बाद, और अभी अगर देख लें यहाँ पर तकरीबन 70% या 80% जो गंदम की कटाई अक्सर मुकम्मल हो चुकी है। तो फिर भी इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में रेट्स कम नहीं हो रहे। रेट्स अभी भी गंदम के भी ज़्यादा हैं, आटे के भी ज़्यादा है। और अभी जो ये मई के एंड में तकरीबन 100% कटाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब्दुर्रहमान, यहाँ पे तो कहा जाता था कि किसानों को उनकी उजरत उस तरह से नहीं मिलती, गंदम का रेट बहुत कम है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि रेट मार्केट के अंदर ज्यादा मिल रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत है? हनान, देखें, दो चीज़ें हैं। हुकूमत की जानिब से जो अमदादी कीमत तय की जाती है वो गंदम लगाने से पहले की जाती है। रवा बरस जो है वो तकरीबन 1650 रुपये की गई, और फिर जब गंदम लग चुकी थी और अभी 2 माह पहले वो बढ़ा के 1800 रुपये की गई। ये कहा जाता है, ये फार्मूला होता है हुकूमतों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, काफली के दौर में ये रहा है कि जो ही गंदम की पैदावार आती थी रेट्स ज़्यादा कर दिए जाते थे कि अमदादी कीमत ज़्यादा होगी। देख लें कि 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये अमदादी कीमत 1400 रुपये तक रही है। तो उससे लोग ज़्यादा गंदम काश्त करते थे, और फिर जो हुकूमत अपनी खरीदारी करती थी और उसके बाद मार्केट में हमेशा गंदम सस्ती बिकती थी। एक पूरा फार्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जो गवर्नमेंट का रेट है गंदम उससे सस्ती बिके तो समझ आती है कि हमारे पास वाफर है। अभी जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट 1800 और गंदम 2200-2300 रुपये में बिक रही है, इसका मतलब है कि गंदम की या तो शार्टेज है या वो माफी एक्टिव हो चुका है, जो गंदम अपने पास स्टॉक करेगा और बाद में महंगी करके बेचेगा। तो ये इसके दरमियान जो मिडिल मैन है, एक्चुअली किसान को वही 1800 रुपये मन मिल रहे हैं, और वो जो ओपन मार्केट है उसमें 2200 रुपये मन बेच रहा है। लेकिन जो मिडिल मैन एक्चुअली वो पैसे कमा रहा है। ये मार्केटिंग का बड़ा मसला है। हमेशा होता है कि यहाँ पर किसान से जो आड़ती गंदम उठा लेता, अपने पास स्टॉक कर लेता, फिर उसके बाद उसको जो महंगे दामों बेचता है, या जब बहरान आता है तो अपनी मनपसंद कीमतें मुकर्रर करता है। ये भी 2 माह पहले तक जब गंदम तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी हर एक के पास, तो ये 250 रुपये फी मन तक भी गई है। अब जो फार्मर पिछले वर्ष 1600 रुपये या 1500 रुपये मन बेच चुका है, वो जब बीज लगाने के लिए लेता है तो उसको 250 रुपये या 3000 रुपये मन मिलती है। तो ये एक बड़ा जो मसला बनकर सामने आता है कि वही गंदम जो हुकूमत सस्ते रेट्स पर उठाती है, अभी 1800 रुपये मन उठा रही है। और अभी ये ज़रूरी होगा कि अगर अगले 2-3-4 माह में गंदम 2000 रुपये मन से क्रॉस ना हो, अगर होती है तो फिर फार्मर्स का भी नुकसान है, फिर आम शहरी का भी नुकसान है, और फिर जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो भी आटा अपनी जो मनमर्जी कीमतों पर बेचते हैं। तो जो हम सीड्स के हवाले से अब्दुर्रहमान बात करें, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम माफिया का जो सब्जेक्ट है और जो रेट्स के महंगाई का इशू है उसके ऊपर भी टच करें, लेकिन डॉक्टर जावेद भी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम सीड्स के हवाले से थोड़ी बातचीत कर लें कि सीड्स का हमेशा इशू रहा है कि वो लेटेस्ट जो उनकी होनी चाहिए, हाइब्रिड जिस तरह से किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, की कोशिश की जाती है कि सीड की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा अच्छी हो, प्रिजर्वेशन जो है वो आसान से आसान हो। तो क्या पाकिस्तान में उस तरफ हम जा रहे हैं? आप रिसर्च से भी जो है आपका ताल्लुक है, तो उस हवाले से भी बताएगा कि किस तरह से जो रिसर्च की जा रही है सीड के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर गंदम की, वो किस तरह से जा रही है और क्या आगे चलते हुए बेहतर होने के उसके कितने चांसेस हैं? ये आपने बहुत अच्छे इशू पे बात की है। देखें, पिछले चंद सालों में जब ये मौसमियाती तब्दीलियां बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आईं और उससे हमारे जो पुराने बीज थे वो मुतासर हुए और डिजीज़ इंसिडेंस बढ़ा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 साल हमें कम पैदावार हासिल हुई। लेकिन हम उससे पहले ही इसको विजिलेंट थे, इस पे को फोर्सी कर रहे थे, और इसलिए हमने इसको इसके मुताबिक ही मूव कर रहे थे। और हमने रिसेंटली 3-4 नई वैरायटीज़ दे दी, जिनमें अकबर 19, अनाज 17, मरकज़ 19, फ़ख्र बकर वगैरह शामिल थी, जो कि ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के साथ साथ डिजीज़ के अगेंस्ट उसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उनके मार्केट में आने से ही ये जो है पैदावार बढ़ी है। और इंशाल्लाह अगले सालों में भी हमने पिछले साल 21 में 3 नई वैरायटीज़ और इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह ये अब इनका बेहतर सीड फार्मर को मिलेगा, और वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि वी शैल गेट हार्वेस्ट गुड बम्पर क्रॉप्स इन कमिंग ईयर्स। तो अगर एक आम किसान की बात करें तो उसकी कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी इन सीड्स पर जो अब अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और अगर प्राइसेस के हवाले से बात करें, जो सीड्स अब रिलीज़ की गई हैं जो कि बेटर क्वालिटी की होंगी और बेटर ग्रोथ को आगे चलते हुए इनकरेज करेंगी, लेकिन एक नॉर्मल किसान के लिए, एक फार्मर के लिए कितनी एक्सेसिबिलिटी है और प्राइसेस कितनी उनकी रेंज में होंगी?
प्रीवियसली ये था कि सीड प्रोडक्शन जो था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में था। पंजाब सीड कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल था सीड प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन उसमें यही होता था कि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि पूरे कंट्री या पूरे पंजाब के फार्मर्स को जो है डिमांड को टैकल किया जा सके। तो लेकिन उसके साथ साथ अब हमने जो अमेंडेड सीड एक्ट आया है, इसके तहत अब जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं उनको ज़्यादा मौके मिले हैं सीड को प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारी नई सीड कंपनीज मैदान में आ गई हैं, और अब ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो सीड की अवेलेबिलिटी बेटर हो रही है। इसके साथ साथ हमने रिसर्च में एक फाउंडेशन सीड सेल बनाया है, जो अपनी फाउंडेशन सीड जो है बेसिक और प्री बेसिक सीड, इसकी कैपेसिटी भी इससे बढ़ेगी, और फ्यूचर में फार्मर्स को ज्यादा मिकदार में ये नई वैरायटीज का सर्टिफाइड हाई क्वालिटी सीड मिलेगा। बिल्कुल। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ है। अब्दुल रहमान, मैंने पहले जब डॉक्टर साहब से बात करना शुरू की थी तो माफिया के हवाले से आप बात कर रहे थे, अब हम सीड के भी ऐड करते हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर कि सीड की जो अवेलेबिलिटी होगी, जो उसकी प्राइसिंग होगी, क्या उसमें भी थ्रेट है कि माफिया इन्वॉल्व हो सकता है प्राइसेस को बढ़ाने के लिए या उसको शॉर्टेज एक तरह से करने के लिए, ताकि फिर से प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं और अगेन मिडिल मैन को ज़्यादा फ़ायदा हो, ना बनाने वाले को फ़ायदा, और जो फार्मर्स स्पेशली ख़रीदना चाहेंगे उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाए। देखिए फातिमा, जो सीड के हवाले से ये पंजाब सीड कौंसिल है, इसके अलावा जो प्राइवेट सीड कंपनीज है, लेकिन वो तादाद में कम है, वो हुकूमत के कंट्रोल में है, टैक्स भी देती हैं, और उनका जो रेट होता है वो तयशुदा होता है कि इतने में बेचना है, और वो तकरीबन मुनासिब रेट होता है। फिर पंजाब सीड कौंसिल या जो यूब रिसर्च से जो ज़राई बीज है वो भी सस्ते दामों किसानों को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मसला ये आता है कि दूर दराज के किसान, उन तक ये बीज पहुँचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस पर काबू पाने के लिए इन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज को भी हायर किया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों मेरे साथ जो यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठे हुए थे ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम वीड के ना, इमरान खान ने मुकर्रर किए हुए हैं, तो उनका भी ये कहना था कि तकरीबन 30% किसानों को अभी तक हम टच कर सके हैं। 70% वो लोग हैं जो ये जो गांव में बड़ोले बने होते हैं वहाँ पर गंदम स्टॉक करते हैं, उसके बाद उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी लगती हैं। सुसरी एक बीमारी है, कीड़ा वो लग जाता है, और जो अंदर से खोखली हो जाती है। अब देखें, एकड़ में जो 50 केजी गंदम अगर वो जो सीड के तौर पे आपने इस्तेमाल करनी है, तो सीड कंपनी से या यूब रिसर्च से जो मिलती है वो तमाम की तमाम जो है वो उग जाती है, और उसकी वजह से पैदावार बेहतर होती है। जो किसान अपने घर पे स्टॉक करता है वो तकरीबन आधी से ज़्यादा जो ज़ाया हो चुकी होती है, और आधा बीज उसका उग ही नहीं पाता, या कमज़ोर बीज होता है और वो कमज़ोर पैदावार देती है। ये फार्मूले के तहत जो सुखड़े हुए बीज है या जो कमज़ोर बीज है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि 100% तक जो हमारी सर्टिफाइड बीज है वो पहुंच नहीं पाता। किसान को अभी तक इस सिलसिले में बताया ही नहीं गया, आगाह ही नहीं किया गया कि ये कितना फ़ायदा होगा। अगर वो थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करेगा तो उसकी एवरेज देखें, अकबर 19 की एवरेज कई इलाकों से 70 मन जो फी एकड़ तक रही है या उससे भी क्रॉस कर गई है। तो ये एक बहुत एवरेज है। समझ लें कि 1800 के हिसाब से उसने तकरीबन 1,35,40,000 रुपये एक एकड़ से कमा ली है ये 4-5 माह में। लेकिन जहाँ पर एवरेज 50 मन से नीचे रही है आम गंदम की, वो फार्मर फ़ायदे में नहीं रहता बल्कि उल्टा नुकसान में रहता है, और उसके जितने पैसे लगते हैं तकरीबन उतने ही उसको रिवर्स होते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, स्ट्रेटजी क्या होगी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से? नान, इसके लिए देखें ज़िला इंतज़ामिया होती है, ये बड़ी एक्टिव रोल अदा करती है, लेकिन बदकिस्मती से आपने भी देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल से सारी ज़िला इंतज़ामिया 2019 के बाद से 20-21 में कोरोना पे लगी हुई है। सबसे ज़्यादा फोकस कोरोना पे है। जितनी भी पुलिस आपने लगा दी, जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगा दिया, तो ये समझ लें कि बहुत कम तवज्जो मार्केट पे दी जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हैं तो सही, लेकिन उनको उतना एम्पावर नहीं किया गया, उतना ज़्यादा उन पर सख्ती नहीं की गई, और उनसे यही कोरोना की ड्यूटियाँ ली जा रही हैं। लेकिन फिर भी अब्दुल रहमान, अगर देखा जाए तो अकेला डीसी या 2 एसिस जो मौजूद होते हैं वही तो सारा काम 3 लोग नहीं ना कर सकते। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को पावर देनी चाहिए, उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके छापे मारे हैं, कहीं पे स्टोर अगर किया गया है उसे पकड़ें। लेकिन यहाँ पे हमारे शहर में अक्सर औकात ये सूरत हाल देखी गई है कि स्टोरेज माफिया को जब पकड़ा जाता है, पकड़ा चाहे छोटे अफसर ने हो, एसी या फिर दीगर फिर बड़े अफसरान जाके उसके ऊपर खबर चलवा देते हैं। ऐसा सिस्टम भी तो होता है ना? एग्जैक्टली ऐसा होता है, क्योंकि बड़े जुर्माने करने होते हैं, और फिर ये छोटे अफसर का मसला ये होता है कि उसको सिफारिश बहुत ज़्यादा आ रही होती है, और वो खुद से ही रिक्वेस्ट करता है एसीडीसी को कि वो आ जाएं और तमाम मामला कवर करें। और फिर ये भी मसला है नान, यहाँ पर जो CEOs हैं, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को
जो यहाँ पर बनाया हुआ है कीमतें कंट्रोल करने के लिए, कोई स्पेशल ऐसी वैकेंसीज नहीं है या स्पेशल लोग अलाट नहीं किए हुए जो 10-12 घंटे यही काम करें। वो फिर क्या करते हैं, कार्रवाई डालते हैं, यहाँ पर कोई फ्रूट शॉप पे चले गए, जहाँ पर कार्रवाई उनकी डली वो चले गए और अपना काम भी साथ। जब तक एडिशनल ड्यूटीज़ पर लोग इतने अहम काम सर अंजाम देंगे तो कैसे उम्मीद रखी जा सकती है। और फिर सबसे आम बात ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। देखिए यहाँ पर जब तक डिमांड मौजूद है और सप्लाई पीछे से कम आ रही है तो फिर इसके रेट्स बढ़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। जब तक पीछे से सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी डिमांड के मुताबिक या डिमांड से थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, तब तक ये रेट्स नीचे नहीं आएंगे। माजी में जब भी पीछे से सप्लाई ज़्यादा आई है तो आगे से जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं। अब ये बदकिस्मती से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी दूसरे ममालिक की भी हो गई है, कुछ और इजला की भी हो गई है, सूबों की हो गई है। उसकी वजह से जो सप्लाई है वो मुतासर होती है और फिर जो मिडल मैन माफिया है वो पैसे कमा जाता है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है कि इतने एकड़ पे, इतनी लैंड पे हम गंदम काश्त करेंगे, इतनी पे गन्ना काश्त किया जाएगा, क्या वो स्ट्रेटजी जो है वो ठीक रही? क्या किसानों ने उस पर अमल किया? शायद यही वजह है कि इस दफ़ा गंदम की पैदावार बेहतर रही। जी हाँ, जो हमारा एक टारगेट्स जो है ना, ये फूड क्रॉप्स, इनके टारगेट्स पहले फिक्स किए जाते हैं कि कितने एरिया पे लगाना है और उससे कितनी प्रोडक्शन हासिल होनी है। तो एक तो जो हमारा एरिया टारगेट था वो हमने 100% अचीव किया, और उसके साथ जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट था उससे हम 5 लाख टन एडिशनल हमें पैदावार हासिल हुई है। और उसके साथ मैं अब्दुर्रहमान साहब की बात को कंटिन्यू थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है इस साल हम फोरसी कर रहे हैं कि वो उसमें कोई ज़्यादा हाइक नहीं आएगी, प्राइस हाइक, क्योंकि देखें ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोक्योरमेंट की जाती है ना, इसका मेजर पर्पस जो होता है वो होता ही मार्केट को स्टेबल करना है। तो इस पिछले सालों में गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट टारगेट्स पूरे नहीं हो सके थे। इस साल चूंकि वाफर मिकदार में गंदम मौजूद थी तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स पूरे हो गए, और वो फिर मार्केट को स्टेबल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि अगर प्राइस हाइक की तरफ जाती है तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट स्टॉक से गंदम रिलीज कर दी जाती है, तो प्राइसेस दोबारा स्टेबल हो जाती हैं। और इस वक्त भी मार्केट में जो है वो यही 1800 से 1850 पे आ गई है। पहले ये वाकई जब इनिशियली स्टार्ट हुई थी ना हार्वेस्टिंग, तब लोगों ने 2000 और उससे अबव रेट लिया है कुछ फार्मर्स ने, लेकिन जैसे जैसे नज़र आता गया कि गंदम की बहुत अच्छी पैदावार आई है तो प्राइसेस स्टेबल होना शुरू हो गई। और अब ये है कि फार्मर से तो वही 1800 ही है, लेकिन ये जो जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि मिडल मैन वो इस वक्त लेकिन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, वही है 25-50 रुपये मन जितना वो सफाई वगैरह करने के उसमें और ट्रांसपोर्टेशन के ऐड होते हैं। हमें शहरों में भी अब इस वक्त 1800-1850 में गंदम मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसर्च के ऊपर अगर स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाए, HEC के तरफ से कौन सी फंडिंग या कितने बजट्स फराहम किए जा रहे हैं इस चीज़ के लिए, और फॉरेन फंडिंग कितनी की जा रही है? क्योंकि अयूब रिसर्च में इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन जो है वो काम कर रहा है, ना सिर्फ अयूब रिसर्च बल्कि निपजी नायाब में भी जो है वो काम जारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कितना संजीदा है, रिसर्च के ऊपर कितना पैसा लगाया जा रहा है? इसमें यह है कि जो HEC है ये तो फंडिंग करती है ना यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक नॉन डेवलपमेंट जो हमारा कोर बजट होता है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट बजट, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मंसूबा जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम है उसके अंडर ये काफ़ी बड़ी मिकदार में फंड्स दिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए सीड पर और फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे सब्सिडी दी जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है इस दफ़ा अच्छी पैदावार में। और उसके साथ जो आपने इंटरनेशनल फंडिंग की बात की है, वो साइंटिस्ट जो हैं वो अपने तौर पे हम CGS फंडिंग हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे इंस्टीट्यूट में ही मेरे पास एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है हार्वेस्ट प्लस के नाम से, जो एडिशनल न्यूट्रिशन पे काम कर रहा है, जो हम वीट खाएं उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। तो जी न्यूट्रिशन के हवाले से हनान और बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे आपके लिए पास यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी आते हैं
और जैसे बिक पे जाने से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सुपरवाइजर खुद प्रपोजल्स दे के दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से जो है वो गेन करता है। हमारे यहाँ लाइक स्टूडेंट्स की जो कि रिसर्च के ऊपर स्पेसिफिकली बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल इसके बावजूद हम कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ पैदा नहीं कर पा रहे जिससे दूसरे ममालिक भी जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ऐसा पेटेंट हमने अब तक कोई तैयार नहीं किया जो मुल्क पाकिस्तान की मैशियत को मजबूत करने का सबब बने। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात ये होती है कि जो अक्सर वो एक मुहावरा होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो हम अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इस वक्त जो गंदम के हवाले से अगर बात करें तो हमारी गंदम इंटरनेशनल मार्केट में बेहतरीन क्वालिटी की गंदम कहलाती है। जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने मेंशन किया कि यहाँ से अफगानिस्तान स्मगल होती है, ये यहाँ से अफगानिस्तान ही नहीं, थ्रू अफगानिस्तान ये रशियन स्टेट्स तक जाती है। क्यों जाती है? रशियन स्टेट्स में बहुत गंदम है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारी जो गंदम की क्वालिटी है वो वहाँ पे लाइक की जाती है, तो इसलिए वहाँ तक ये जाती है। ये इसी तरह मैदानी इलाका है इस वजह से, क्योंकि रशिया ज़्यादा सर्द है, सर्द इलाकों में उस तरह से पैदावार नहीं होती। क्या इस खित्ते की जो टोपोग्राफी है उसकी वजह से? जी, ये दोनों चीज़ें हैं। ये जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट जो इंटरेक्शन है इसमें हमारी वैरायटीज़ का भी हाल हिस्सा है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी, दोनों चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट है। और दूसरी बात, अगर क्वालिटी पे मज़ीद बात करूँगा कि हमने अब जो गंदम दे रहे हैं इसमें अकबर 19 और जिंक कोल, दो ऐसी वैरायटीज़ हमने दी हैं जिसमें जिंक की मिकदार आम गंदम से बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है पाकिस्तान में मोर देन 80% स्पेशली चिल्ड्रन एंड विमेन दे आर जिंक डेफिशिएंट। और हम इतनी ऐसी इकोनॉमी भी नहीं है कि हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन इस काबिल नहीं है कि वो फूड सप्लीमेंट ले सके, तो इसलिए हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जिंक और आयरन ने गंदम के में ही इसकी मिकदार बढ़ा दी जाए ताकि आम बंदा जब रोटी खाए तो उसको एडिशनल जिंक और आयरन मिले और इस माल न्यूट्रिशन पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वो जो टर्म होती है जीएमओ वाली वो नहीं है, लेकिन जेनेटिकल क्रॉसेस बनाए गए हैं जो कन्वेंशनल क्रॉसेस है। हाई जिंक वैरायटीज़ को हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट के साथ क्रॉस करके हमने ये गंदम तैयार किया जिसमें न्यूट्रिशन बेहतर है। तो हनान, बिकॉज अब्दुर्रहमान ने मेंशन किया था माफियाज के हवाले से, तो मैं उसी को अगर हम एलैबोरेट कर सकें कि ये माफियाज किस तरह से एक तो फंक्शन करते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये फंक्शन किस तरह से करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से इनको टैकल क्यों नहीं किया जाता है। आखिर ऐसे क्या हर्डल्स हैं जो वो रुक जाते हैं और इन लोगों को एक्चुअली अकाउंटेबल नहीं होल्ड करते? देखिए फातिमा, यहाँ पर जो सिस्टम ऐसा चाह रहा है कि जिसमें माफियाज अपना जो असर और सूख है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। देखिए, एक मार्केट में आड़ती होता है, एक फार्मर होता है। फार्मर जो भी गंदम उगाता है उसको बेचने के लिए उसको शहर में मंडी में लाना पड़ता है, बिके ना बिके, सस्ती बिके। ये जो आड़ती होता है ये अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर उसके पास जाता है, अपना रेट पहले से ही तय कर लेता है। जब उसको खाद की ज़रूरत होती है, जब उसको गंदम का बीज डालने की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये आड़ती उसको पहले से ही दे चुका होता है और रेट भी पहले से अमूमन तय हो चुके होते हैं। और फार्मर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपनी फसल, चाहे गंदम है या कोई भी फसल है, वो मंडी में ला सके। ये वहाँ पर जाके अपनी ट्रैक्टर ट्राली या जिस भी गाड़ी पे गया है वो भर के ले आता है और फिर अपनी मर्जी का रेट तय करता है कि उसने जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी डालता है, सफाई का भी खर्चा डालता है और फिर मार्केट में देखता है कि कितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है। और फिर क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि फार्मर्स जो वो 5-5, 10-10 एकड़ वाले तो वो हज़ारों में चले जाएंगे अगर हम बात करें फैसलाबाद की ही। लेकिन जो आड़ती है, ये जो मंडी है, गला मंडी, इसमें ये चंद 100 होंगे और फिर वो चंद 100 जो होते हैं वो अपना कार्टल बना लेते हैं और वो अपने, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे ये शुगर का आया स्कैंडल, व्हाट्सएप ग्रुप में तय करते हैं कि इस रेट से हमने कम नहीं बेचनी। फिर वो समझ लें कि अब जो तो शहर का बंदा जिसको गंदम चाहिए होगी या फ्लोर मिल वाला, वो स्पेशल जाके गाँव से लेके आएगा या फिर इसी माफिया के पास थोड़ी सी महंगी ले लेगा। अब थोड़ी सी महंगी में, 100-200 महंगी में एक फार्मर को फ़र्क नहीं पड़ता या एक बंदे को नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पर 1000 मन बिक रही है फिर उस हिसाब से अगर आप उसको 100 से ज़रब दें तो वो 1 लाख रुपया डेली कमा रहा होता है। ये एक्चुअली माफिया है जिसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से दावे किए गए बराह रास्त मार्केटिंग के, लेकिन ये जो बीच में गैप आता है इसको दूर करना बहुत मुश्किल है।
या तो कारपोरेटिव फार्मिंग हो कि एक फार्मर है उसकी 100 एकड़ ज़मीन हो, या वो 100 एकड़ ज़मीन एक फार्मर को दे दी जाए जिसमें वो गंदम लगाए या कोई भी फसल लगाता है और वो खुद से शहर में लाके मंडी में लाके बेचे। अब 2-4 एकड़ वाला जो फार्मर है उसके लिए ये वायबल नहीं है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली किराए पे ले और शहर में आके वो उसको बेचे, और उसका जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा और फिर शहर में वही आड़ती बैठा होगा। अब या तो बराह रास्त आम आवाम उससे खरीदती है, तो फिर जो रेट है वो बीच में एक बंदा कम होने से रेट है वो बड़ा मुनासिब मिलेगा। वो जो बीच वाला बंदा है वो अपने पास स्टॉक करके एक्चुअली रेट अपने खुद से तय करता है, और यही माफिया और इसके गवर्नमेंट में भी असर और रसूख है। और अब बदकिस्मती से इसके बगैर जो कारोबार चलाना वो भी इतना आसान नहीं है जितना गवर्नमेंट की सतह पर या हम समझ रहे हैं कि वो शायद इतना आसान हो, क्योंकि जो आड़ती का तजर्बा बहरहाल वो ACDC से भी ज़्यादा है और उस फार्मर से भी ज़्यादा है कि किस तरह से उसने अपना मुनाफा कमाना है, क्योंकि वो कई दहाइयों से यही काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो इस काम में इतना ज़्यादा कामयाब है कि वो बैक वक्त गवर्नमेंट को भी दाव लगा रहा है, फार्मर को भी लगा रहा है और अपना मुनाफा अपनी जेब में डाल रहा है, और 1 एकड़ भी उसने काश्त नहीं की होती। जो काश्त करता है वो भी नुकसान में जाता है या थोड़े बहुत फ़ायदे में जाता है, और हुकूमत इतनी सख्ती करने के बावजूद जो आम आवाम है उसको रिलीफ दिलवाने में नाकाम रहती है। तो लेकिन ये जो एक आम किसान है उसके ऊपर तो ज्यादा है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपने कहा कि फंक्शन करने के लिए इवन इस इंडस्ट्री को माफियाज की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसका कोई तरीका नहीं है कि इसको ख़त्म किया जा सके, या फिर हमें इसके साथ रहते हुए कोशिश करनी है कि किसान के साथ जस्टिस हो सके? पंजाब हुकूमत ने प्लान किया हुआ है बराह रास्त मार्केटिंग का कि वो मंडी में लाके किसान अपनी चीज़ अपनी जिन्स खुद फरोख्त कर सकेगा, लेकिन अभी इसमें शायद टाइम लगेगा। फिर जो मंडी दूर होने की वजह से भी एक मसला होता है। फिर फार्मर के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर उसकी चीज़ मुनासिब रेट पे नहीं बिकती तो क्या वो सस्ते दामों बेच के चला जाए, या उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने घर बैठा बेच सके। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बराह रास्त मार्केटिंग की ज़रूरत है। इसमें सोशल मीडिया का बड़ा असर हो सकता है। गाँव के जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपनी जो मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर जो उन्हें बराह रास्त कस्टमर मिल सकता है, इससे ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये महदूद पैमाने पर तो हो सकता है। अगर इसको हम कहें बड़े पैमाने पर, फिर इसके लिए ये होगा कि तहसील वाइज 10-10, 12-12, 15-15 गाँवों की सतह पे कुछ छोटी छोटी मंडियों का क्याम किसान खुद से ही सामने लाएं, या बलदियाती नुमाइंदगान लाएं, या ऐसी अपनी जो एक तहसील है उसमें 8-10 छोटी मंडियाँ हों जहाँ पर उन इलाकों के लोगों को ज़रूरत हो किसी भी जिन्स की, और इसी तरह से जो लोग बेचना चाहते हैं वो उधर जाके बेच सके। फिर जो बराह रास्त का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें मिडिल मैन निकलेगा, तो फिर जो सस्ती चीज़ है वो बराह रास्त आवाम को भी मिलेगी, मुनासिब दामों पे मिलेगी, और कई क्वालिटीज़ होंगी वहाँ पर, कई किस्म की वैरायटीज़ होंगी जिसमें वो अपनी मर्जी की गाहक चीज़ है वो ले सकेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अब्दुल रहमान गंदम के हवाले से तो बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे फ्लोर मिल मालकान के हवाले से जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करने के बाद उसे सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। उनके लिए प्राइस क्या मुख्तस की गई है? मतलब एक आटा बनाता है कोई फ्लोर मिल मालिक है और बना के उसकी पैकिंग करके मार्केट में लाता है, तो वो कितनी वैल्यू एडिड करने के बाद उसकी कीमत को बढ़ा सकता है? फी मन, या फिर एक बोरी की 10 किलो वाली बोरी हो या 20 किलो वाली बोरी हो, उसका रेट किस तरह से मुख्तस करते हैं? गवर्नमेंट के तय करदा रेट्स क्या हैं? इस हवाले से बताइए। गंदम के हवाले से ये ना, क्योंकि इसकी प्राइसेस रेगुलेटेड है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्लोर मिल्स होती हैं इनका गंदम का कोटा मुकर्रर होता है, तो इनको एज पर देयर कोटा गंदम जो है जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की हुई होती है उससे उसी प्राइस पे जो रेगुलेटेड प्राइस है, अगर मार्केट में ज़्यादा भी हुई है तो उनको रेगुलेटेड प्राइस पे गंदम मिलती है। उससे फिर वो इसलिए चूँकि उनको गंदम जो है वो सही प्राइस पे मिलती है, इसीलिए उनके फिर आटे की भी प्राइस मुकर्रर की जाती है कि जी इस जो गंदम के हिसाब से ही वो उनकी वैल्यू एडिशन मुनासिब करके उसको गंदम का आटे की प्राइस दी जाती है। और वो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जो ए क्वालिटी आटा भी, या वो फुल रिफाइंड फ्लावर और रा फ्लावर और सूजी मैदा, ये हर चीज़ की फिर फिक्स प्राइसेस दी जाती हैं, उस पर वो उसको बेचते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुल रहमान, इनकी भी कोई मोनोपोली होती है फ्लोर मिल मालकान की? ये भी कुछ स्टोर करके कीमतों को आगे पीछे करते हैं? हनान, ये तो अब MPMNs बन चुके हैं, मिनिस्टर्स बन चुके हैं। ये तो ये शुगर माफिया के लेवल का माफिया बन चुका है। अच्छा, एग्जैक्टली। ये देखें पिछले बरस अब जो 2800 रुपये मन आटा बेचता रहा है
और मुख्तलिफ स्टोर्स पर सरेआम बिकता रहा आटा 250 रुपये मन, और 1600 की जो किसानों से ली थी 1200 रुपये मन के पीछे मुनाफा। ये समझ लें कि जितने की गंदम लेते हैं डबल की बेचते रहे हैं, तो इससे बड़ा जो माफिया वो कौन होगा। हुकूमत को मजबूर करते हैं ये अपनी मर्जी के रेट्स लेने पे। अभी क्योंकि ये स्टार्ट चल रहा है, हुकूमती रेट्स थोड़ी अरसे चलेंगे, उसके बाद ये मजबूर करना शुरू कर देंगे, ब्लैक मेल करते हैं बाकायदा। क्योंकि ये अगर स्टॉक हटा लें मार्केट से तो आटे का बहरान पैदा हो जाए। ये हुकूमत के लिए बड़ा मसला होता है इनके साथ बना के रखना, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए ये असल में जो गंदम है, ये आटा, ये बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। किसी भी चीज़ के बगैर रह सकते हैं, चीनी महंगी भी हो लोग कम यूज़ कर लेंगे, रह सकते हैं उसके बगैर, लेकिन आटा तो रोज़ाना रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। और हमारे क्योंकि यहाँ पर चावल या मकई उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती, बतौर खाने के लिए आटा ही होता है हर घर में, तो फिर ये पूरा माफिया अपना जो मुनाफा है अपनी मर्जी का लेता है। और ये तकरीबन पिछले 1 वर्ष में जितना इन्होंने मुनाफा लिया है, जितनी की गंदम खरीद की है उससे डबल रेट पे बेची है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शुगर माफिया के लेवल का माफिया है या उससे नीचे का। और फिर जो हुकूमत को ब्लैक मेलिंग, बल्कि हुकूमत में जो लोग बैठे होते हैं उन्हें आसान होता है कि वो असम्बली में अपने खिलाफ कोई भी जो ऑर्डिनेंस है या बिल है वो पास नहीं होने देते। बिल्कुल। और अब्दुल रहमान की बात से मेरे माइंड में इन्होंने एक सोल्यूशन जो है अपनी बात के दौरान ही मेंशन कर दिया, लेकिन हम बात करेंगे फर्दर इस बारे में छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बातचीत हो रही थी गंदम के हवाले से। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर जावेद भी हमारे साथ हैं। और अब्दुल रहमान जब बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने खुद ही एक आइडिया आपने सजेस्ट कर दिया अब्दुल रहमान के, मंडी जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज जो है, एग्जैक्टली आपने इन वर्ड्स में नहीं बोला था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि ऑनलाइन इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, तो अगर किसानों के पास भी किसी तरह से वेबसाइट कोई क्रिएट कर ली जाए या कोई एप्लीकेशन बना ली जाए जहां पर वो डायरेक्टली चीज़ों को डाल सकते हों और बगैर ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी आपने मेंशन किया, बगैर ट्रांसपोर्टेशन उनको करनी पड़े और कहीं और जाना पड़े, किसी और शहरों में या कहीं भी मंडियों में जो दूर इलाकों में है वहां जाना पड़े, तो उनके पैसे भी बच जाएंगे और वो घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैसे भी कमा सकेंगे। और ये जो माफिया वाला इशू है, जो कि जैसे कि आप खुद मेंशन कर रहे थे, फ्लोर मिल्स के हवाले से भी जो फ्लोर माफिया भी उतना ही पावरफुल हो गया जितना शुगर माफिया है, तो वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ दी है कि ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना ली। ये एक्चुअली मुझे आप ही बात कर रहे थे और आपने ही ये एक तरह से सजेस्ट किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ को कर सकते हैं। एक्जैक्टली ये हमारा जो फार्मर है, पढ़ा लिखा फार्मर जिसको हम कहते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, ये बाहर चीज़ें बेचने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी। ये हमारी जो प्रोडक्ट्स बढ़ी हैं, अभी किन्नू में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हुआ है, तो ये इसी के ज़रिए हुआ है कि बाहर ममालिक में अगर किसी को भी अशिया चाहिए होती हैं तो वो बराह रास्त रब्ता करता है और उससे हुकूमत जो दरमियान में पहले एक मिडल मैन बैठा होता था वो फारिग हो गया है। लेकिन अभी हमारा लोकली जो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके जो बच्चे हैं, क्योंकि अब तो एंड्राइड हर एक के हाथ में, जो भी बंदा हो, सफाई वाले के हाथ में भी एंड्राइड होता है, तो फिर उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। बना रहे होते हैं वो एग्जैक्टली जो टिकटॉक इस पे भी बनाई जा सकती है ना। टिकटॉक आजकल है, देखिए अगर इसको बिजनेस मॉडल के तौर पर लिया जाए तो ये बड़ा कामयाब हो सकता है कि जो शहर, देखिए जो सदर की तहसील होती है वो ऑलरेडी शहर के करीब होती है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ज़्यादा चाम होगा। जो दूर दराज की तहसीलें हैं उन्हें भी इस तरह से कोई एक मॉडल बना लेना चाहिए। मुख्तलिफ देहातों के लोग 8-10 जैसे एक यूनियन कौंसिल लेवल पे होता है, वो अगर बना लें कोई वेबसाइट, तो उससे जो शहर के लोग या वो लोग जो एक्चुअली, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि उन्हें ऐसी गंदम मिले जिसमें ज़्यादा खाद ना हो, तो ये वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। अच्छी गंदम जिसकी तस्वीरें वीडियो हों, वो सारा कुछ सामने आ सकता है और उन लोगों को भी मंडी में नहीं जाना पड़ेगा। मंडी में जाके अपनी जो आड़ती मनपसंद रेट लेता है वो भी शहर के लोगों को नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का कोई आइडिया आता है तो ये यकीन माने बड़ा कामयाब हो सकता है, क्योंकि जो बाहर ममालिक में ऑलरेडी ये चल रहा है, कामयाब भी हो रहा है और उससे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रही है, तो इसको अगर मुल्क में किया जाए तो फिर भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ किसान जो स्पेसिफिकली हमारी गंदम की अगर मैं बात करूं, जैसे आप बता रहे थे कि हमारा कुछ एरिया ऐसा है, जिनोम ऐसा है कि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, तो क्यों ना हम ज़्यादा पैदावार करके उसे एक्सपोर्ट करें और जैसे वैल्यू एडिशन करके भी एक्सपोर्ट किया जाए तो मेरा ख्याल है अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस चीज़ का रुझान उस तरह से नज़र नहीं आता जैसे होना चाहिए। इसके लिए कोई प्लानिंग?
इसमें यह है कि गंदम मोस्टली जो है ना, मतलब ये उतनी ज़्यादा डिमांडेड क्रॉप नहीं है जितनी दूसरी हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। अगर हम गंदम को मज़ीद बढ़ाएंगे तो जाहिर है हमारे पास एरिया तो वही है, फिर हम सेक्रीफाइस करेंगे ऑयल सीड्स वगैरह का जिसमें हम ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं। तो हम तो ये स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है कि हम गंदम की फी एकड़ पैदावार मज़ीद बढ़ाएं, फी एकड़, लेकिन टोटल प्रोडक्शन को ना बढ़ाएं। जो हम ज़्यादा गंदम जो जितनी इस वक्त दे रहे हैं इतनी ही गंदम लें, लेकिन कम एरिया से लें और एडिशनल जो स्पेस हम छोड़ें, जो हम एकरेज बचाएं, उस पे हम ऑयल सीड और अदर हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाएं ताकि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो या जो क्रॉप्स जो एक्सपोर्टेबल हैं उनको एक्सपोर्ट। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक बात कर लें, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लैंड की कमी की वजह से ये स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लैंड को इंक्रीज करें क्योंकि बहुत सारी अनफर्टाइल लैंड हमारे पास ऐसी मौजूद है कि वहां पे पानी ना होने की वजह से हम काश्तकारी नहीं कर पाते। काश्तकारी पानी अवेलेबल करने के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। अगर डैम्स तैयार होते हैं हमारे यहाँ तो कितना पोटेंशियल है कि हम कितनी लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो बात है कि सबसे बड़ा इशू ही पानी है। अगर हम ये बना लेते हैं डैम तो वी कैन रेवोल्यूशनाइज आवर एग्रीकल्चर। हमारे पास अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। और जो ये वर्जन लैंड्स होती हैं जिनको ऑलरेडी कल्टीवेशन में नहीं लाया गया, इसके अंदर तो जो है न्यूट्रिएंट्स की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम वहाँ पे पानी का बंदोबस्त करके वहाँ एग्रीकल्चर शुरू करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा यील्ड वहाँ से मिलेगी। और अगर स्पेसिफिकली बलोचिस्तान को देखा जाए तो उसकी लैंड को अभी तो वो बंजर समझी जा रही है, लेकिन अगर कोई डैम बनते हैं, नहरी निज़ाम हम वहाँ पे ऐसा अरेंज करते हैं जिससे वहाँ की लैंड को पानी मिल सके, तो क्या ये गंदम, गन्ना, ये फसलें वहां पे कल्टीवेट की जा सकती हैं? उगाई जा सकती हैं, बआसानी उगाई जा सकती हैं। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में तो जो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता वगैरह, ये वहाँ पे बहुत आसानी से ग्रो होता है। मेडिसिनल प्लांट्स, चिलगोजा, इसके साथ साथ जो स्पाइसेस हैं जो बहुत ही महंगे पूरी इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं, हमारे यहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो सारी ज़रूरियात वहाँ से पूरी हो सकती हैं। और कुछ जगहें ऐसी हैं डॉक्टर साहब, अगर स्पेसिफिकली मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करूँ कि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी वहाँ पे ग्रो की जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करें, जैसे ऑलिव्स की बात करें या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो कि वहाँ पे ग्रो की जाते हैं, उनको स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट पैसा चाहिए होता है, लेकिन वहाँ के जो रहायशी हैं या वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इर्द गिर्द के, वही उनको ग्रो कर पाते हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर किरदार अदा करती हुई या साइंस किरदार अदा करती नजर नहीं आती, जिस तरह से यहाँ पे गंदम के लिए या गन्ने के लिए किया जाता है। अगर किया जाए तो इससे मेरा ख्याल है मैशियत को मजीद मजबूत किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, आपने ऑलिव की मिसाल दी है, ऑलिव में वैसे गवर्नमेंट सेक्शन ने बहुत सारा काम किया है। और आप देखें ना कि चंद साल पहले हमें तसव्वुर भी नहीं था कि पाकिस्तान में भी ऑलिव का पोटेंशियल है, लेकिन अब जो है एक बाकायदा चकवाल वाली साइड पे एरिया को ऑलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहाँ पे हमने अयूब रिसर्च का ही अदारा है, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल, उन्होंने ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करा दी हैं जो पाकिस्तान में भरपूर फ्रूटिंग करती हैं। और अब वो उन इलाकों में लगाई गई हैं जहाँ पे और कोई क्रॉप नहीं होती, जो चकवाल और पूरे उस एरिया में गलीज हैं वहाँ पे वो उग रहे हैं। और एक तो ग्रीनरी है वहाँ पे, प्लांटेशन हो गई है और उसके साथ साथ एडिशनल इनकम हो रही है। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे 2 प्लांट्स भी लगा दिए हैं जो ऑलिव के ऑयल एक्सट्रैक्शन के हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे अपने ऑलिव ले जाके तो वहाँ से ऑयल निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये है कि कोई भी जो है ना प्रोजेक्ट तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं बनती। पहले ये था कि ऑलिव उगते थे अगर, तो फिर लोगों को ये नहीं पता होता था कि अब इन ऑलिव का करना क्या है, लेकिन अब आप उसका ऑयल भी हासिल कर सकते हैं जो बड़ा ही प्रीमियम क्वालिटी। कहते हैं कि ऑलिव ऑयल इज द फ्यूचर। बहुत सारे लोगों को मैंने, स्पेशली जो कि ऑयल कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है। तो क्या ये सच बात है कि आगे चलते हुए पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और कुकिंग ऑयल जो कि रेगुलरली अभी यूज़ किया जाता है वो कम होता जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ही डिपार्टमेंट का कहना है कि ये फ्यूचर में, क्योंकि अब हम ऐसे हैं ना कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं कि एक वैरायटी है वो एक इलाके में नहीं उग रही, हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये यहाँ पे उग नहीं सकती, हमने वो वैरायटीज ढूंढनी है जो उस इलाके के लिए सुटेबल हो। तो अब हमने डिफरेंट एरियाज के लिए ऑलिव की डिफरेंट वैरायटीज निकाल दी हैं। लिया बकर इस इलाके में भी ऑलिव हो रहा है, चकवाल में भी हो रहा है, नॉर्दर्न एरियाज में जो ठंडे हैं वहां पे भी हो रहा है। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज के जो ठंडे इलाके की भी है और गर्म इलाके की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, एक स्पाइस है, अगर उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए, कहा जाता है कि सोने के बराबर बिकता है, मेरी मुराद जाफरान से। तो जाफरान की कल्टीवेशन के हवाले से हमारे यहाँ वहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज है उस तरह से नहीं की जा रही जिस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पे करनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? उसमें भी यही है कि उसकी भी वो वैरायटीज जो है उनको प्रमोट किया जाए जो वहाँ पे अच्छी फ्रूटिंग देती हैं, और इनिशियली गवर्नमेंट सेक्टर को वहाँ पे गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फार्मर को कभी भी। डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्टेशन मतलब, और वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रो की जाती है, मतलब लो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सीड्स की अवेलेबिलिटी और खादों की अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों को अगर बेहतर किया जाए तो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव इस हवाले से लेना चाहिए? डेफिनेटली इसमें लेना चाहिए, यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि शुरू में गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी पड़ेगी। कोई भी नया काम जो है उसमें हमारा फार्मर इतनी जल्दी नहीं आएगा जब तक कि उसको एक तो हम सपोर्ट दें कि हाँ भाई अगर उसका कोई फेल्योर भी होता है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। दूसरा ये है कि जब वो प्रोड्यूस आएगी तो उसको देयर शुड बी अ सर्टेनिटी कि वो परचेज कर ली जाएगी। हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जब थोड़ी सी वो ग्रो होने लग जाती हैं तो जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि जगह जगह माफिया बैठे हैं, वो फिर देखते हैं कि इस साल फलां चीज़ ज़्यादा हो गई है, फौरन रेट ड्रॉप कर देते हैं। तो उस पर कोई चेक होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे। इसी तरह जो हमारी बात हो रही थी, अब्दुर्रहमान साहब ने ऐसे काफ़ी डिटेल में बताया, हमारा जो है ना फार्मर का प्रॉब्लम यह है कि हमारा फार्मर गरीब है मोस्टली। हमें सबसे पहले अपने फार्मर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा। उसके लिए इजी मॉडल है जो हमारे हमसाया ममालिक में यूज़ हो रहा है, फार्मर कोऑपरेटिव्स। छोटी छोटी विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे फार्मर कोऑपरेटिव्स बने जो कि फार्मर को एट द टाइम ऑफ सोइंग जो है इनपुट के लिए इजी इंटरेस्ट फ्री लोन दें, जिसका जब तक ये लोन नहीं उनको मिलेंगे वो बेहतर सिचुएशन में नहीं आ सकते। और लोन में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो इंटरेस्ट फ्री हो और एक हो बहुत इजीली अवेलेबल हो। ये दो चीजें ना हो तो शो में दो मेरे ख्याल स्पेशली, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हमेशा कि हम लोग आम लोगों की जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए ऐसी हेल्पफुल टिप्स जो हैं प्रोवाइड कर सके कि उनकी जो एक्चुअल जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, उसके अंदर आसानियां पैदा हो। तो आज एक तो जो अब्दुर्रहमान का आइडिया है टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बहुत अच्छा रहा, और आपका जो कि लोकल लेवल पे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि लोकल बॉडीज आपकी मदद कर सके। तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का जो हमारा डिस्कशन था। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर जावेद का हमें ज्वाइन करने के साथ ही साथ अब्दुर्रहमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पर। हनान ब्रेक तो बनता है। चलें जी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और बहुत सारे रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के अंदर एनसीओसी के फैसले के मुताबिक उनको इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि वो टेक अवे और होम डिलीवरी जो है वो दे सकते हैं, पार्सल्स भी दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से उनके रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई है। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे दानिश जावेद जो कि आल फैसलाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको जो कि वो हमारे साथ और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि कई दफ़ा इंतज़ामिया को इन मसाइल के हवाले से आगाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो दिहाड़ियाँ लगाने से बाज नहीं आई। तो दानिश साहब, क्या हकीकत है इसके अंदर, कितना पुलिस ने आपको तंग किया, किस किस को आपने आगाह किया, उसके बावजूद भी आपकी शिकायतों का अजाला ना हो सका, ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज।
अगर आप एक छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी उठाएं ना, तो उसके साथ 18 से 20 लोग मुंसलिक हैं जिनके घर का चूल्हा चलता है, एंड दीज आर द पीपल जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लाइक वहाँ पर डायरेक्टली काम करने वाले। इनडायरेक्ट चेन में आपको चिकन वाले, आपको गोश्त वाले, मसाला जात बेचने वाले, ये सब भी मिलेंगे। तो ये डायरेक्टली 18 से 20 लोग एक आम से रेस्टोरेंट के साथ मुंसलिक होते हैं। अब आ जाएं आपके सवाल के ऊपर, तो जी एनसीओसी ने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बैन, टेक अवेज एंड डिलीवरीज अलाउड। हमने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो उस पर भी थे, बट हमने कहा जी ओके ठीक है, हम वो कर लेते हैं। उसके बाद हुआ ये कि अभी रमज़ान गुजरा है, पूरा रमज़ान एक्ट के तहत हम लोग दिन में कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते थे। 4 बजे तैयारी शुरू करते थे, 6 बजे पुलिस आती थी, डंडे मार के रेस्टोरेंट्स बंद करवा जाती थी। एक नुकसान तो ये कि जी हम लोगों के पास जो सामान तैयार था वो भी सारा बर्बाद होता था। अगला नुकसान ये कि हम ना रेंट दे सकते हैं, ना अपनी परचेजेस पूरी कर सकते हैं, ना उनकी पेमेंट्स दे सकते हैं, ना वेटर्स को और बाकी अमले को तनख्वाहें दे सकते हैं। मरते जा रहे हैं सब। हम लोगों ने उसके लिए जी काफ़ी मेहनत की। पता लगता था जी इस थाने से पुलिस आई है, हम उस थाने चले जाते थे। रात को 2-2 बजे तक हम थानों के चक्कर मार रहे थे। यूं फील हो रहा था जैसे हम कोई मंशियात फरोश हैं कि हम लोगों के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर एसी साहब से मुलाकात की, उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, उस टाइम उन्होंने हमें ये कह दिया कि जी ठीक है, आप डाइन इन और डाइन आउट बंद रखें, टेक अवेज एंड डिलीवरीज करते रहें। लेकिन उसके बावजूद वही काम रहा कि रोज पुलिस आती थी, बिकॉज वो जो अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए दिहाड़ियां लगाने के लिए, ऊपर से अगर एसी साहब या डीसी साहब नहीं भी आ रहे हैं तो वो जो नीचे एक आम हवलदार टाइप के लोग थे वो जाते थे, रेस्टोरेंट वालों को जलील भी करते थे और उनसे अपनी दिहाड़ी लेते थे और फिर खोल देते थे। कहते इसके कोई रेट भी रखे थे, 2000, 3000? सर बिल्कुल, ये रेट तो आपको पता है जी, हमेशा से पाकिस्तान में ऐसे ही है। जो बड़ा रेस्टोरेंट होगा उसका 5-7 हजार रुपये चला जाएगा, जो बेचारा एक गरीब दुकान चला रहा है उसका 2000-3000 रुपये चला जाएगा, और जो एक शवारमा पॉइंट चला रहा है उससे 500 में भी खुश हो जाएंगे। तो एसओपीज के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि बेसिकली इसी वजह से रेस्टोरेंट्स को जो बंद करना पड़ा, लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि करना पड़े, ये सारा कुछ इसी वजह से हुआ कि एसओपीज को फॉलो किया जाए, लोग डिस्टेंस रखें। तो क्या रेस्टोरेंट्स में लॉकडाउन होने से पहले ये सब कुछ किया जा रहा था? देखिए, मैं आपको पर्सनली अगर ये बोलूं कि रेस्टोरेंट्स में शायद सबसे ज्यादा एसओपीज फॉलो होते थे तो आप शायद समझ में ना आए बात, लेकिन फैक्ट ये है कि 2 इंसान 4 इंसान वो एक ही गाड़ी में बैठ के अगर एक रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने एक टेबल पे बैठना है, वो वही एक फैमिली है। उनको तो हम अलग टेबल्स पे बिठा सकते हैं और वही बैठते थे। आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, अननोन लोगों के साथ तो नहीं बैठते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही बैठते हैं। हम लोगों ने पूरे तरीके से एसओपीज को फॉलो किया, बट ऑन द अदर हैंड जब एनसीओसी ने हमें बोला कि डाइन आउट और डाइन इन बंद कर दें, उस टाइम शादी हॉल्स चल रहे थे, 400-400, 500-500 लोगों की शादियां हो रही थी। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है फैसलाबाद के अंदर। हाँ जी। उन्होंने अंदर से बंद करके अपने पार्किंग लॉट्स में शुरू कर दी। वहां 500 लोग आते थे, वहां कौन से एसओपीज फॉलो हो रहे थे, मुझे कोई बंदा तो बताए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हनान, बिकॉज ईद वाले दिन, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ आप टेक आउट कर सकते थे, और ये लेकिन इतना रश था, कोहिनूर वाली साइड की मैं बात करी, इतना रश था वहाँ पे। और अभी ये लॉकडाउन के साथ है, कोई बैठ कर नहीं खा सकते, आप सिर्फ टेक आउट कर सकते हो, टेक अवे कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट के बाहर भी खड़े होकर नहीं खा सकते हो। इतना रश था कुछ जगहों पे कि ट्रैफिक जैम हो हुआ था। मैम अगेन मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को तकरीबन 11-11:30 बजे हम लोग कह रहे हैं कि कल ईद है। हाँ। किसी के घर पे कोई तैयारी नहीं थी। हम लोगों ने पिछले 1 महीने से पूरे पाकिस्तान का ज़हन बनाया हुआ था कि फ्राइडे को ईद करेंगे हम, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपने पूरे पाकिस्तान को बोला अचानक ईद हुई, अचानक चांद रात जब गुजर चुकी थी, अचानक ईद मुबारक। अब रात को जब आप 11 बजे लोगों को बोलेंगे 11:15 बजे के कल ईद है, उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, उनको टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, वो एकदम भागे सारे। हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आज लेके रख ले जी 4 दिन बाद। कई लोग ऐसे हैं जिनको उसी दिन सैलरीज मिली थी, उन गरीबों को बोनस उसी दिन मिले थे, वही लोग थे जिनका रश नजर आ रहा था। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे रात को 12:30 बजे मेरे टेलर ने बोला आके सूट ले जाए अपना,
कुछ के नहीं आए थे, कुछ बहुत सारे काफी लोगों सारों के के नहीं आए कपड़े थे। नहीं आए थे। तो अब आप मुझे बताइए कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, किसका कसूर है वो? लेकिन यहाँ पे जब एसओपीज की बात की जाती है, एसओपीज को चेक भी किया जाता था जब डाइन आउट के लिए खोला गया था, तो मेरा ख्याल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को सील भी किया गया, लेकिन बहुत सारे को एग्जाम्पल बना के भी पेश किया गया। आप क्या कहेंगे बतौर प्रेसिडेंट आल फैसलाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवाते थे, मीटिंग्स का इनकाद कैसे किया जाता था, इस हवाले से जरा देखें। अगेन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। फैसलाबाद में अगर इन एन ईजी नंबर में आपको बताऊं, छोटे और बड़े मिला के कुछ 400-500 रेस्टोरेंट मिनिमम हैं, मिनिमम। ठीक है जी, ये इसमें होटल्स नहीं, रेस्टोरेंट्स, मैं रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ कोहिनूर के एरिया में आपको 25 मिल जाएंगे, बाकी पूरा फैसलाबाद तो छोड़ दें आप। अगर 500 रेस्टोरेंट में से 2 बंदे गलत काम कर रहे हैं तो उसमें आप सबको तो एक जैसा नहीं कर सकते। वो हुआ, हमने मीटिंग्स करके, हम लोगों ने बाकायदा लोगों को मैसेजेस करके ये बात समझाई कि ये एसओपीज हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट वालों ने सबसे ज्यादा एसओपीज फॉलो किए। रीजन एक ये भी थी कि हमारा कस्टमर अगर बीमार हो जाएगा तो वो भी तो हमारा ही नुकसान है। तो हमारा तो ये दिल नहीं होगा कभी भी कि हमारा कस्टमर बीमार हो। अगर एक रेस्टोरेंट पे जाके एक बंदा कुछ खाता है और उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ उसकी फैमिली के 25-50 लोग उस रेस्टोरेंट जाना बंद हो जाते हैं, जितने भी लोग उसको जानते हैं, जितने भी लोग। फिर सोशल मीडिया का दौर है, वो बंदा घर आने से पहले ना जी एक सोशल मीडिया पे रिव्यू डाल चुका होता है कि जी इस रेस्टोरेंट में गया हूं और मेरा खाना अच्छा नहीं था। पिक्चर्स भी लगती हैं, पिक्चर्स भी लगती हैं। तो वो 30 मई तक अब लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और उस लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स की जो करंट उनके ऊपर था कि आप इंडोर डाइनिंग नहीं कर सकते हो और आउटडोर डाइनिंग भी बैन है, सिर्फ टेक अवे अलाउड है। उस हवाले से क्या कहेंगे, कितना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा? मैम ये बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए, मैंने पहले आपको अर्ज किया, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इसको आज तक इंडस्ट्री का ग्रेड भी नहीं मिला। सही, ठीक है। मेजर इशू ये है कि आप उन्हीं लोगों को नहीं आने देंगे, वो घर बैठ के कम मंगवाते हैं, नहीं मंगवाते उतना खाना। बहुत सारे रीजंस हैं। आप अगर एक फैमिली उठ के रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप वहां से पानी भी खरीदते हैं, आप बोतलें भी खरीदते हैं। कुछ कमी हो जाए तो आप फौरन उसको वेटर को बोलते हैं ये ले आओ। ये है बड़ा मेजर सी बात। अब घर पे मंगवाते हैं, अब कुछ कम हो गया, आप बोलते हैं यार 45 मिनट्स का वेट मिनिमम करना पड़ेगा। तो कोई अपनी बहन को, बेगम को, बच्चों को बोलता है जाओ एक अंडा बना लो, साथ एक रोटी बना दो एंड यू आर डन। ठीक है, वो हम लोगों की जेब से जा रहे हैं, टेक्निकली वो हमारी जेब से जा रहे हैं। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है जी कि जो वेटर तबका है, दे नेवर सर्वाइव्ड ऑन देयर बेसिक सैलरी। बिल्कुल, टिप्स, उनको टिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक वेटर, मैं आपको बताऊं कि आपने शायद कभी देखा भी हो, ये छोटे मोटे आइसक्रीम बार्स और जूस कॉर्नर्स, इनके ऊपर लिखा होता है डेली वेजेस पे बंदे रखे जाते हैं, फिर भी उनके पास 10 लोग काम कर रहे होते हैं जी। वो डेली वेज शायद 100, 125, 200 रुपया दिहाड़ी होगी, 500 होगी, बट वो जब घर जाते हैं वो उसके ऊपर से 1000-1500 रुपए की टिप लेके होते हैं। अब एक बंदा, उसकी आप एवरेज लगाइए कि वो 10-12 हजार रुपए पे वेटर है और महीने का 50,000 रुपया वो टिप ले जाता है, तो वो ये नहीं 60-70 हजार रुपए में घर सर्वाइव कर रहा है। पिछले ये लॉकडाउन के सारे एरिया में वो वापस आ गया 12,000 रुपए पे, वो कैसे सर्वाइव करेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर स्पेसिफिकली फैसलाबाद की बात की जाए, रेस्टोरेंट्स के अंदर मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद क्या थी, लॉकडाउन के बाद तादाद क्या रहेगी, कितने लोग बेरोजगार हुए, और पार्सल वगैरह तो क्योंकि चल रहे हैं, अगर इन्हें भी बंद किया जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मैंने आपको पहले एक अर्ज किया, मिनिमम रेस्टोरेंट्स 4 से 500 हैं और 20 बंदे भी काम कर रहे हैं। 20 बंदे भी काम कर रहे हो अगर आपके पास, तो ये डायरेक्टली आपके पास 1000 बंदा बन जाता है। ये मिनिमम बात है। अब मैं इसमें अगर ये शवारमा पॉइंट्स, जूस कॉर्नर्स, आइसक्रीम बार्स, ये जो गोलगप्पे बेचने 5 से 10 हजार बंदा मिनिमम, सर मिनिमम, और ये 5 से 10 हजार खानदान होगा। ये 5 से 10 हजार खानदान है, एग्जैक्टली। अब एक देखें, मैं बड़ी सिंपल सी आपको बात बताऊं, ये जैसे मैंने पहले अर्ज की, ये टिप्स पे जिंदा रह रहे हैं। जब डिलीवरी होती है इनको कोई टिप नहीं मिलती। रीजन बीइंग के ज्यादातर के चौकीदार जो हैं वो पैसे उनको पहुंचा देते हैं घर वाले,
चौकीदार को बोलते हैं, वो बंदा आएगा उसको पैसे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चौकीदार बाकी पैसे अपनी जेब में डाल लेता है। अगर वो नहीं भी डालता ना जी, तो वो अंदर अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए बाकी वापस कराता है, वेटर को टिप नहीं मिलती। और ये सच बात है अनान, ये सही में होता है। तो अब ये जो सिचुएशन करंटली है, और अगर आपको अभी भी 30 मई तक ऐसे ही रहना पड़ता है, तो उसमें क्या सोल्यूशन है? किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? क्या पहले ही ये हटा देना चाहिए? आउटडोर जो डाइनिंग है उसको सपोर्ट करते हैं या चाहते हैं कि इंडोर डाइनिंग भी खोल दी? नहीं मैम, हम ये चाहते हैं सिर्फ कि हमें सर्वाइवल का मौका दिया जाए जी। उसके लिए जो जो चीज़ नेसेसरी है वो की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए चिकन प्राइसेस पे और हर चीज़ पे। अभी रिसेंटली क्योंकि हम लोग ज़रा कम खरीदने जाते हैं, मैं आपको अगर ये बोलूं कि लास्ट ईयर की निस्बत इस वक्त जो चिकन प्राइसेस हैं दे आर मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है, 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है। ऑलरेडी हमारे पास सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप्ड हैं, उसके ऊपर चिकन और हर चीज़ इतनी महंगी खरीद के बेचना बच कुछ नहीं रहा है। सिर्फ हम लोग ये सोच के रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं कि चलो यार खर्चा निकल रहा है, किसी तरीके से अगर हम ब्रेक इवन भी करते हैं किसी तरीके से, जिसमें यही सीजन आ जाते हैं जी, ईद आ गई, ईद पे हमारा अगर सीजन अच्छा लग गया तो चलें। मैं आपको बताऊं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकती कि ये जो पिछले 1 साल का लॉकडाउन है, इसमें मैं कई ऐसे रेस्टोरेंट्स को जानता हूं जिनका 2 लाख रुपया रेंट था, तो आज उनके ऊपर 10-10 लाख रुपया रेंट। बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो एक्चुअली बंद हो गए, जो कि मैंने पर्सनली देखे हैं, जो कि पिछले बहुत सालों से फेवरेट्स थे और बहुत सारे लोग वहाँ जाया भी करते थे। अब वो क्लोज हो चुके हैं बिकॉज कोविड के अंदर उनका सर्वाइवल जो था वो पॉसिबल नहीं हो सका। गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो पूरा ये जो 1 साल गुजरा है पिछले मार्च से, बिकॉज मार्च के अंदर पहला लॉकडाउन पिछले साल 2020 के अंदर पाकिस्तान में इनिशिएट किया गया था, उससे लेके अब तक का अगर बात करें गवर्नमेंट की तरफ से रेस्टोरेंट्स को क्या सपोर्ट दिया गया? जीरो सपोर्ट है किसी भी तरह के, कोई लॉज, कोई लोकल बॉडीज, बिल्कुल जीरो सपोर्ट है। बल्कि मैं आपको बताऊं जी, फैसलाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन और शायद में भी ऑल ऑफ द रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये वाहिद एसोसिएशंस हैं जो पॉलिटिकली 0% एक्टिव हैं। हमारा दिल नहीं है हम पॉलिटिकली किसी गवर्नमेंट को हिट करें, ना हमने किया है। लेकिन जब एक सौतेले बच्चे जैसा सलूक होता है कि जी आप सबको देख रहे हैं, सबकी आपने मानी है, एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है जिसको आप पूछ ही नहीं रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर से? हम तो कहते हैं 0% हमें सपोर्ट है ना। हमें गवर्नमेंट ने किसी को आके ये बोला कि जी आपके रेंट हम कम करवाते हैं। हमारे, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको एक एक दिन में रेस्टोरेंट शिफ्ट करना पड़ा इस वजह से कि जो हमारे मकान मालिकान यानी दुकान मालिकान थे, उन्होंने हमें कहा जी कल के कल अगर आप देते हैं अपनी रेंट पिछले तो ठीक है, वरना हम बंद कर देते हैं। अब 10-10 लाख रुपया इस कोविड की वजह से रेंट से इकट्ठे हुए हैं। नो डाउट वो बेचारे, उनका भी अपना एक निज़ाम चल रहा है जो रेंट ले रहे थे, बट स्टिल हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें खोलने की इजाज़त नहीं देंगे अगर रेस्टोरेंट, तो हम लोग किसी तरीके से भी, हमें और कोई सपोर्ट ना करें, कोई सपोर्ट ना करें राइट नाउ। हमें सिर्फ ये तो इजाज़त दे दें, हम 50% बोलेंगे, हम 50% कैपेसिटी पे खोल लेंगे। आप आए, हमें रोज चेक करें, दिन में 10 दफा करें। आप बोले हम आपको अपने सीसीटीवी कैमरास का डायरेक्ट लिंक दे देते हैं, आप 24 घंटे चेक करें, बट हमें इजाजत नहीं मिलेगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने कह तो दिया, क्या इस पे अगर कहा भी जाए कि सीसीटीवी का लिंक दे दिया जाए तो करेंगे? वी आर रेडी जी, अनलेस एंड अंटिल वी लेट्स होप इट डजंट कम टू दैट। और आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से जो है ये मैसेज आगे पहुंचे कि एंड डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स जो है हनान, वो बहुत सबसे ज्यादा आई थिंक सफर किया। और हमारे यहाँ कोई आउटिंग का जरिया भी तो नहीं है, एंटरटेन कहाँ से लोग अपने आप को करें? एंटरटेन करने के लिए वह जरिया होता था कि लोग अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं जाके डाइन इन कर लेते थे। वो 2 घंटे जो उनके बाहर बैठ के कहीं खाना खाने के होते थे वो उनकी टोटल एंटरटेनमेंट होती थी, क्योंकि यहाँ पे और कोई मौका ही नहीं है एंटरटेनमेंट का। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट को भी फातिमा गलत नहीं कह सकते, उनको भी फिक्र है हमारी, इस वजह से कोविड की लिए जो है वो इनिशिएटिव्स लेते हैं। हाँ, हमेशा से दरमियानी रास्ता मौजूद होता है,
अगर आप मशवरा करें, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं, उनके साथ बैठ के कोई मामलात को तय करें, तो मेरा ख्याल है दरमियानी रास्ता दानिश साहब निकल सकता है। सर दरमियानी रास्ता तो है। देखें, एक छोटी सी मिसाल मैंने अभी आपको दी, हमें डाइन इन की अगर नहीं इजाजत, आप डाइन आउट खोल दें, हर बंदा डाइन आउट में कोई 4 टेबल्स लगा सकेगा, वो 4 लगा लेगा। ओपन एयर कर दें, वो भी नहीं करना तो टेक अवे डिलीवरी में तो तंग ना करें। सबसे पहले तो आप रेगुलेट करें ना जी प्राइसेस को। आप सबसे पहले बैठें, आपके एसी डीसी हर बंदा इस चीज के चक्कर में है कि हम प्राइसेस रेगुलेट करें। गवर्नमेंट लेवल पे आप प्राइसेस फिक्स कर दें जी, चिकन इससे महंगा नहीं बेच सकता, ना बेचें। अब आप अगर मैं आपको बताऊं कि 200-200, 300-300 रुपया पर केजी मीट जो है वो चांद रात पे महंगा हुआ था, हम कैसे सरवाइव करें? हम हर रोज के लिए अपने प्राइसेस तो नहीं चेंज कर सकते। हमारी कुछ माने, हम आपकी सारी मानने को तैयार हैं कि आए हमारे साथ टेबल पे आए। मैं तो आपको ये सिंपल, कितनी अच्छी बात है जी, हमारी कुछ माने, हम आपकी सब मानने को तैयार हैं। बट जब तक आप हमारे साथ मिलना ही पसंद नहीं करते, आप हमें कुछ समझेंगे ही नहीं। आप तो निकलते हैं, 15 गाड़ियां पुलिस की आपके साथ होती हैं, जो रेस्टोरेंट आपको नजर आता है आप सील कर जाते हैं। ये तरीकाकार है। इन टफ टाइम्स में लोग, हर गवर्नमेंट बोलती है कि हम सपोर्ट करें, हम लोग अपने पास से, अगर पुलिस नहीं आती तो दूसरे महकमे भेज देते हैं। फूड अथॉरिटी आ जाती है जी, अब कोई और महकमा आ गया जी। अब चांद रात पे कोई आता है जी रात के 12 बजे और आपको आके बोलता है पिछले साल जो आपने टैक्स पे किया उसकी रसीद दिखाएं, नहीं पड़ी हुई उधर, वो आपको सील कर जाते हैं। ये तरीकाकार है। इस तरीके से तो नहीं ना चल सकता। और नहीं, आई रियली होप हनान, आई रियली होप इनकी गमों को, दुख को हम फील कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इसके ऊपर इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। वैसे आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि पुलिस जो तंग कर रही है आपको, क्या इंतजामिया की और पुलिस की कोलैबोरेशन नहीं है, या पता होने के बावजूद भी सब कुछ चल रहा है? इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फातिमा, छोटी सी ब्रेक तो बनती है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। दानिश जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। दानिश भाई, ब्रेक से जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि रेस्टोरेंट्स के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हालावद फैसलाबाद 500 के करीब जो अच्छे नेम्ड रेस्टोरेंट्स हैं वो मौजूद हैं। अब एक साल के अंदर नुकसान तो आप लोग को बहुत हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिमांड्स हैं आपकी कि किस तरह से हेल्प आउट करे? कोई ऐसे लोन्स भी तो आपको दिए जा सकते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री हो, क्योंकि एसएमई सेक्टर के लिए जो है वो लोन्स के कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इश्यूज आपके लिए ये भी खड़े हो जाते हैं कि आपको इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं मिलता। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? सर यही तो मसला है, हम किसी कैटेगरी में ही नहीं हैं। हम एक सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री नो इंडस्ट्री। हम जब इंडस्ट्री में फॉलन ही नहीं कर रहे आज तक, तो हमें एसएमई सेक्टर के लोन्स नहीं मिल सकते, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाए ना जी, बहुत छोटा सा, तो उसके लिए अराउंड 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए विद द किचन एंड द क्रॉकरी एंड ये बहुत स्मॉल लेवल की बात, ये बहुत स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइनीएस्ट लेवल, जो 0 लेवल से 1 नंबर ऊपर समझ लें आप। उसके लिए हमें 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम लोन लेने जाएं 5 मिलियन का, तो हमारे पास अराउंड 10 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी हो तब हम वो लोन ले सकते हैं, जो हमारा तरीका कार रहा है बैंकिंग का। तो दैट मीन्स कि ये तो वो कहते हैं ना जी, ये ना दे ना लिया, देयर इज नो होप, देयर इज नो होप फॉर दैट। हमारे लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को, प्राइसेस को रेगुलराइज करे। हमें पता हो कि ये आज जो प्राइसेस हैं, लेट सपोज चिकन की हैं, वो एटलीस्ट महीना तो ये रहेंगी। इधर तो 1-1 घंटे बाद चेंज हो रही हैं। आप बीइंग अ कंज्यूमर सोचिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आप जाके देखते हैं जी कि एक चीज टिक्का लेट सपोज कल 115 रुपए का था, आज 125 का हो गया, आप तो लड़ाई डाल लेंगे। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी तो फिक्स्ड प्राइसेस होती हैं। एग्जैक्टली। चिकन कढ़ाई इतने की, फ्लां इतने का, फ्लां स्टेक इतने का। अब जब चिकन की प्राइस बढ़ेगी तो वो रोजाना की बुनियाद पे उसे कम नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे और कितना बुरा इम्पैक्ट जाएगा। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए बेस्ट चीज ये है, और मैं सिर्फ चिकन मटन में नहीं बोलूंगा, ये हर चीज में, इवन मसाला जात। आप देखिए रमजान आने से ये
अब मैं किसके आगे दुख रहूं अपना, कि रमजान आने से हमारे मसाले, चीनी, हर चीज तो महंगी हो गई। अब हम अगर कंज्यूमर से हम प्राइसेस बढ़ाएं और रोज की बुनियाद पर बढ़ाएं या कम करें तो वो हमारा सर फाड़ने को आ जाता है। रेस्टोरेंट्स को लेके ये भी तो इशू है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आप एक प्राइस की वजह से जा रहे हो, वो प्राइस इंक्रीज होगी तो आप कस्टमर को लूज कर जाएंगे। जी एग्जैक्टली। और स्पेशली फैसलाबाद में कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइस कॉन्शियस कस्टमर नहीं है, हमारा प्राइस कॉन्शियस है। तो जब वो हमारे पास आता है, आप बिलीव नहीं करेंगी, 10-10 रुपए के ऊपर वो लड़ने को तैयार होते हैं। सिर्फ ये होता है जी कि कल आपकी चिकन कढ़ाई थी 750 रुपए की, लेट सपोज, अगले दिन बिना देखे उन्होंने खा ली और बाद में रेट 760 के हिसाब से बिल आ गया तो वो लड़ पड़ते हैं। तो आप उस चीज में जो है हम लोग नहीं, हमारे लिए। अच्छा दानिश, इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं देते? जीएसटी तो हर बिल के अंदर कटता है। सर उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो जीएसटी है वो बेसिकली वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है इस टाइम। वो हमारा जीएसटी नहीं कंसिडर होता, उसको रेवेन्यू बोर्ड ले जाता है। ठीक है जी। तो ये तो एक हैंडसम अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट बहुत हैंडसम अमाउंट है, अर्न कर रही है, बहुत ज्यादा हैंडसम अमाउंट, मिलियंस ऑफ रुपीज पर डे, बल्कि इससे भी ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, दे आर अर्निंग। एक और अगर बिल हनान आपने देखा हो कभी, तो उसके ऊपर एक बड़ा जीएसटी की भी आपने एक बात की, और एक और सेल्स टैक्स। वो सेल्स टैक्स तो इट इज जीएसटी। हाँ, एक होता है एनटीएन, उसके ऊपर कई लोग देते हैं, बिकॉज उसके ऊपर 2-3 चीजें लिखी होती है। मैं कुछ दिन पहले नोट कर रही थी कि वो अगर आपको 1500 का ऑर्डर है तो उस पर कहीं आपको 400-500 रुपए जो है, अगर आपका 1500 का ऑर्डर है तो अराउंड 300 के करीब उसके ऊपर टैक्सेस पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये वो टैक्सेस हैं जो हम कस्टमर से लेते हैं जी, और आगे जमा करवाते हैं। और वो क्योंकि बिलिंग ऑटोमेटिक होती है इसलिए डायरेक्ट वो। सर ये इसमें आपको मैं बताऊं कि हमारे जो बिलिंग के पीसीज हैं, यानी कंप्यूटर्स हैं जिन पे हम बिल जनरेट करते हैं, उनका लिंक जो है वो इन सारे महकमों के पास है। हम उसमें 2 नंबरी कर ही नहीं सकते। लाइक जैसे ही बिल निकलेगा तो वो उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा और वो पे करना पड़ेगा। वो हमें पे करना है, वो हम कंज्यूमर से लेते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको अगर ये बोलूं कि कोई 10 किस्म के महकमे ऐसे हैं जिनका कंज्यूमर को भी नहीं पता। हमारे पास ओल्ड एज वाले भी आते हैं, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी वाले भी आते हैं, हमारे पास फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं। इनको जो हम देते हैं वो हम अपने प्रॉफिट्स में से देते हैं, उसका कंज्यूमर को नहीं हिट करते हम, वो हम अपनी जेब से देते हैं। हम इनकम टैक्स अपनी जेब से देते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद वी आर नॉट इवन कंसिडर्ड इन इंडस्ट्री। तो इसके लिए अब आपको आवाज उठानी चाहिए। अब शहर में तो 2-2 मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं। सर बस वही बात है, शहर में मिनिस्टर्स और 5 भी आ जाएं, एक्चुअली आए भी कोविड के दौरान, उनके पास भी टाइम नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा आप दानिश, बिकॉज है ना हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि किस तरह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की वजह से भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फायदा, मुझे लग रहा था फायदा है, लेकिन बिकॉज हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे तो दानिश ने एक्चुअली ये क्लैरिफाई किया कि इट्स द अदर वे अराउंड, कि थर्ड पार्टी डिलीवरी एप्लीकेशंस की वजह से एक्चुअली रेस्टोरेंट्स को नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। और अगर मतलब मैं अगर आपको बोलूं जी कि आपका 1000 रुपए का बिल था, उसके ऊपर टैक्सेस भी थे और सब कुछ था, लेकिन आपको वो मिला 600 रुपए में जी, फिर भी मैंने उसका डिलीवरी एप्लीकेशन को 400 रुपए उसमें से पे कर दिया जी, डिलीवरी चार्जेस की मात्रा। हाँ, इसके बाद मैंने उन्हें उनका जो ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आया हूँ उसके पे चार्जेस अलहदा दिए। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो आप अगर 1000 रुपए का ऑर्डर करती हैं किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप के थ्रू, तो मेरी जेब में 600 रुपया भी नहीं आता। तो अगर प्रेफरेंस के हवाले से बात करें तो रेस्टोरेंट ओनर्स प्रेफर करेंगे कि अगर उनकी अपनी डिलीवरी सर्विसेज हैं तो वो इस्तेमाल की जाए, या टेक आउट अगर उनसे ले सकते हो तो वो ले, क्योंकि उस तरह से उनको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को पे नहीं करना। देखिए मैंने पहले आपको यही अर्ज की थी कि फैसलाबाद का जो कंज्यूमर है दैट इज मोर प्राइस ओरिएंटेड जी, ठीक है, वो देखता है कि मेरी बचत कहाँ से है, उसको क्या लगे कि जी रेस्टोरेंट वाला मर रहा है तो मर रहा है, मैंने तो अपना आप देखना है। अब रेस्टोरेंट वाले की मजबूरी ये है कि सिंस वी हैव वेरी लिमिटेड पोर्टल्स फॉर मार्केटिंग एंड व्हाट नॉट, तो हम उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को मजबूरी में आके देते हैं। मजबूरी एक ये भी है कि काफ़ी लोगों के
इफ मिलियंस इज अ रॉन्ग वर्ड, तो लाखों रुपए तो फिर भी फंसे हुए हैं उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ। वो ये डरते हैं कि आज अगर हम बंद कर देंगे इनके साथ काम करना, तो वो जो हमारे पैसे हैं वो रुल जाएंगे, और ये हो भी रहा है। कल रात को भी मेरे पास एक साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा जी मेरा अराउंड 1.3 मिलियन एक डिलीवरी ऐप की तरफ लगा हुआ है। 1.3 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर। अब वो परेशान इस बात पे हैं कि अगर मैं आज इनके साथ काम बंद कर दूं, तो अभी तो मुझे हर हफ्ते कोई 50, 60, 70 हज़ार रुपए आता है, 50, 60, 70 हज़ार का और काम हो जाता है। अगर मैं बंद कर दूं तो मेरे पैसे तो गए। बिल्कुल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम कोई जो है बेहतरी ला सकते हैं सिस्टम के अंदर या अथॉरिटीज तक मैसेज पहुंचा सकते हैं तो वो हम जरूर कर सके। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। दानिश हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। दानिश, लोन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए, आप कैटेगरी में फॉल करने चाहिए, क्योंकि आप टैक्स भी दे रहे हो, टैक्स पेयर भी हो, और हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑन करने को तैयार नहीं है। अब बहुत सारे एसएमई सेक्टर के लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जाके मिले हैं, वजीर आला के साथ भी जाके मिले, अपने मसाइल को आगे रखा है और बयान किया है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम हाल सुनाएं किसको, उसको हल करने वाला ही कोई नहीं है, लेकिन जब तक आप हाल अपना जाके सुनाएंगे नहीं उनको, तो उसका हल किस तरह से होगा? कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए आपको। सर एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सिंस दिस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, इसमें बहुत से छोटे लोग भी हैं, रेस्टोरेंट्स के हवाले से छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ढाबा स्टाइल हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अभी हमने यही इनिशिएटिव लेके कि सबसे पहले तो इन सबको इकट्ठा किया जाए, ताकि हम कॉम्पोजिटली अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी के पास लेकर जाएं। रिसेंट टाइम्स में जैसे अभी आपने बोला 2 मिनिस्टर्स भी शहर में आ गए, हमने बड़ी कोशिश की कि अपना ये छोटा सा एक पुलिस वाला जो प्रॉब्लम है यही उन तक लेके पहुंचे। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बट हमें किसी ने टाइम ही नहीं दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोन पे बात हो गई तो उन्होंने बोल दिया जी मैं कर लूंगा के चक्कर में आखिरी तकरीबन 1.5 वीक तो हमारा ये जो लॉकडाउन का था वो उन्होंने वैसे ही बर्बाद कर दिया, जिसमें हमारी 0 सेल्स रही। ऑल्दो के अफ्तारी के बाद एक ऑप्शन होती थी कि लोग अफ्तारी की तैयारी में हमसे सामान लेंगे, सहरी की तैयारी में लेंगे, और उससे पहले जो है दरमियान में जो टाइम आता है तरावियों के बाद, हमारी कौम जरा खाना पसंद करती है, कुछ टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा था। बट गवर्नमेंट के, मैं ये नहीं कहता जी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, मैं तो वो जिसकी भी पॉलिसी थी, वो क्या पॉलिसी थी कि आप एक तरफ टीवी में दिन रात 24 घंटे आप बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स को इन चीज़ों की इजाज़त है और खुद से नहीं दे रहे हैं। अब अगर आपको जो है फैसलाबाद के हाई पुलिस ऑफिशियल्स ये बात बोलें जी कि आपको टेक अवे की इजाज़त है, लेकिन टेक अवे ऐसे होगा कि कोई कंज्यूमर आपके रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के खा ना रहा हो। अगर एक इंसान मेरे पास आता है, वो मुझसे आके खाना लेता है, मैं उसको डिस्पोजेबल में जो पैकिंग मटेरियल में डाल के दे देता हूँ और वो बाहर अपनी गाड़ी में खाना शुरू कर देता, तो मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सड़क मेरी नहीं है। मैं उसको जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप यहाँ ना खड़े हो, प्लीज चले जाएं, वो नहीं मानता। और वैसे भी कस्टमर हो जाता है। अगर आप एक कस्टमर को एज अ रेस्टोरेंट पर्सनल आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे खड़े हो। हमें जब होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो या होटल इंडस्ट्री हो, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहली बात बताई जाती है हॉस्पिटैलिटी में कि हम रूड नहीं हो सकते। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कर सकता हूँ कि एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग गए, उन्होंने जाके बर्गर्स ऑर्डर किए, उसने उन्हें बर्गर दिए, वो साइड पे होके खाने लग गए, उसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ ना खाएं, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। अब आप इमेजिन करें कि उस रेस्टोरेंट ओनर ने बेचारे ने खुद 15 पे कॉल की और उन्हें बोला जी ये कस्टमर मेरे हटा दें। कितनी ह्यूज रूडनेस है ये कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, आपको पता है हम कस्टमर को गेस्ट बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। मैं अपने गेस्ट के ऊपर अगर पुलिस को खुद कॉल कर रहा हूँ, ये कितनी रूड हरकत है। दोबारा वो आएगा भी नहीं, वो दोबारा आएगा भी नहीं, और उसकी वजह से 50 और नहीं आएंगे।
और ये मुझे हमें मतलब मेरे किसी भाई को अगर करनी पड़ रही है तो मैं तो ये बोलूंगा मुझे करनी पड़ी। अगर मुझे ये हरकत करनी पड़ रही है तो आप अंदाजा करें कि हमारे क्या कितने बुरे हालात होंगे। और आई थिंक ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद टेक अवेज इज द सेम थिंग और शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इंडस्ट्री को। लेकिन क्योंकि दानिश आप मुझे खुद बता रहे थे कि यूजुअली अगर आप टेक आउट कर रहे होते हो या आपने ऑर्डर करवाना होता है तो आप उससे, क्योंकि रेस्टोरेंट का तो होता ही है कि आप फैमिली इकट्ठे जाकर बैठ सके, कहीं पे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, आप ड्रिंक्स मंगवा लो, पानी मंगवा लो और उससे जो है वो अमाउंट बन जाता है। तो लेकिन अगर आप घर में बना रहे होते हो और मतलब घर में मंगवा रहे होते हो तो आप कहते हो नहीं 25 मिनट लगेंगे, उससे अच्छा है कि जाके अंडा बनाओ। और ये मुझे आपकी बहुत मजे की जो है वो बात लगी। ये एक फैक्ट है ना जी, हाँ जी, कि आपने रेस्टोरेंट पे जाके इवन अगर आप बर्गर भी लेने जाते, आप जितनी देर बर्गर का वेट कर रहे होते हैं आप उससे किसी वेटर को बोलते हैं यार एक पानी की बोतल ला दो या कोक ला दो, वटेवर, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेंगे। अच्छा, फिर इतनी देर में आपका बर्गर आया तो आपने उसके साथ भी कोई पानी या ड्रिंक। अब घर पे तो आपने ये सब नहीं लेना, आपने तो बर्गर लेना है सिर्फ। बल्कि पेप्सी के कैन के पैसे बचाते हैं ना। बिल्कुल बचाएंगे आप, क्योंकि आपने घर पे 1.5 लीटर वाली एक खोलनी है और सारी फैमिली ले लेगी। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी पानी हो, ये चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हाँ जी। और लेकिन इस इंडस्ट्री में बूम ऑनलाइन तो किसी हद तक आया होगा, मतलब डाइन इन डाइन आउट नहीं कर रहे आप, इसके बावजूद भी जो आपके पार्सल्स हैं या फिर ऑनलाइन जो ऑर्डर किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई होगी। सर तेज़ी तो आई है बट उसमें प्रॉब्लम्स भी तो उतने ज़्यादा हैं। लेकिन आप समझते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को अगर हल किया जाता है तो इंडस्ट्री किसी हद तक उसमें बूम आ सकता है? सर बड़ी सिंपल सी आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब हम बड़े हो रहे थे तो फैसलाबाद में 6 रेस्टोरेंट थे। आज मैं कह रहा हूँ कम से कम 500 हैं। वो कहाँ से आए? कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट हुई है तो वो आ गए, मजीद लोग बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं और उनका फायदा सबसे बड़ा यही है। अगेन एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनता है तो आपके मुल्क के, आपके शहर के 20 से 25 लोगों को वहां जॉब मिल जाती है। अच्छा दानिश भाई, मसाइल पे तो बहुत डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा लाइटर मूड के ऊपर भी आते हैं। टेस्ट बहुत डेवलप हो गए हमारे फैसलाबादी जो हैं वो ज़रा चिस्कोरे भी हैं। चिकन कढ़ाइयाँ तो खाते ही खाते हैं लेकिन इसके साथ साथ वेस्टर्न ईस्टर्न फूड पे का टच भी जो है वो नज़र आता है। स्टेक्स अब खाना शुरू हो गए हैं लोग, नई नई डिशेस आ रही हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, उसके अंदर भी तरह तरह की डिशेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कितनी डाइवर्सिटी आई है फास्ट फूड देखा जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट कुजीन कौन सा है? मतलब अगर आपने एक नहीं है, बहुत सारी हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ दानिश भाई क्योंकि आज साथ मौजूद हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी का फायदा था। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितना चेंज जो है वो पहले से ज्यादा? अवेयरनेस क्रिएट हुई है बहुत ज्यादा, उसमें वी शुड बी थैंकफुल टू द इंटरनेट। एक मॉड्यूल है इंटरनेट का, फिर सेकेंडली आपके टीवी शोज जो कुकिंग शोज वगैरह होते हैं उसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है। हमारे जो बड़े थे वो उन्होंने फिक्स डिशेस रखी हुई थी, किसी चाइनीज में जाते थे तो वही 4 डिशें लेते थे। हाँ, नूडल्स और बस वो स्पेसिफिक थी। हाँ। अब आपको क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट हो गई, हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है वो पूरा दिन ऑनलाइन भी देख रही है डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनते हुए, उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जैसे अभी आपने बोला है कि जी काफ़ी डिवर्सिफाई हो गया है इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कुजीन्स आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गए, और अल्टीमेटली अगर डाइन आउट की इजाज़त हो, डाइन इन की इजाज़त हो तो मैं समझता हूँ जी कि सब फ्लरिश करेंगे। ऑब्वियसली अपनी मिस्टेक्स उनकी रहेंगी साथ, बट अगर उनका टेस्ट अच्छा है तो वो सब फ्लरिश करेंगे। अब तो लोग फातिमा इटालियन हो, चाइनीज़ हो या फिर दीगर डिशेज हो बड़ा पसंद करते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स के हवाले से, आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि या कैफ़ेज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या एक अच्छा आइडिया है ऑब्वियसली पोस्ट कोविड और पोस्ट लॉकडाउन के हवाले से अगर हम नॉर्मल हालात में बात करें तो चाय ढाबों वाले जो हैं वो बड़े अमीर हो गए हैं आजकल। वो तो जी उनका माशाल्लाह बहुत काम है। हाँ। उसकी वजह ये इन्वेस्टमेंट कम है। एक्चुअली बिकम समथिंग जो लोग बड़ा पसंद करने लगे। हाँ जी एग्जैक्टली। आपने अभी बोला है कि उसमें हमारे पास आगे कितना स्कोप है, तो मैं बिलीव करता हूँ जी पहले किसी ज़माने में ये बड़े मज़े की बात है, वो कहते थे किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको रेस्टोरेंट ओपन करवा दो। अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मार्केट को देखते हुए प्राइसेस में आप ठीक हैं, क्वांटिटी आपकी ठीक है और क्वालिटी आपकी अगर अच्छी है
तो डजंट मैटर। मैं यही पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एसेंशियल है एक सक्सेसफुल रेसिपी के लिए? देखिए उसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल, थोड़ा सा जल्दी से जी एसेंशियल चीजें अगर मैं लिस्ट डाउन कर दूं तो जी सबसे पहले आपकी प्राइसिंग, आपकी प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये 3 चीजें अगर आप ठीक कर रहे हैं, उसके बाद वेटर स्टाफ एंड व्हाट नॉट। तो जी 3 चीजें, द रेसिपी टू सक्सेस फॉर अ रेस्टोरेंट। दानिश की तरफ से, दानिश बहुत ही मजेदार डिस्कशन रहा है। आई रियली होप कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकें अथॉरिटीज तक, गवर्नमेंट बॉडीज तक के रेस्टोरेंट जो मालकान है उनके मसाइल को हल किया जाए। और इंडस्ट्री में इसीलिए बोल रही थी ना कि इट्स नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री। तो आई रियली होप कि जो रिकग्निशन मिलना चाहिए इस बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री को वो मिले, और जो मदद इन हालात में उनको चाहिए वो भी मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिल्कुल, और इनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे और भी लोग जो कि यहाँ पे आके गुफ्तगू करना चाहते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के इन्होंने उनके मसाइल को उजागर किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव लेगी। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को दीजिए इजाजत। कल होगी मुलाकात। दे दें इजाजत। जी इजाजत दे दीजिए। कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।